Hello everybody. Okay, let's start the next lecture, which is potential well 1D finite. लास्ट लेक्चर्स में हम पोटेंशियल वेल ही डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशन का, पर वो इनफाइनाइट डेप्थ का था। इस समय हमारा जो वेल है वो फाइनाइट डेप्थ का है। व्हाट इट मीन्स इज, इस समय जो पोटेंशियल है उसका नेचर ये है, एक्स लेस देन माइनस ए रीजन में उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू है वी जीरो सम पॉजिटिव कांस्टेंट, और सिमिलरली एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में भी अगेन उसकी वैल्यू वी जीरो। तो अगर आप पोटेंशियल को इस समय ड्रॉ करें, ये रेक्टेंगुलर वेल जैसी शेप दिख रही है, ओके। और लेकिन यहाँ पिछले केस में तक ये वैल्यूज़ यहाँ पे इन्फिनिटी थी, यहाँ इन्फिनिटी थी, लेकिन अब ये कोई फाइनाइट वैल्यू है वी जीरो, ओके, पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ नीचे अगेन आवर वेल एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, वेल की विड्थ हमारी 2 है और पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, ओके। तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट 1D वेल। अगेन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोटेंशियल हमारा 3 अलग अलग सेक्शंस में कंटिन्यूस है, तो 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू अटेम्प्ट द सॉल्यूशन, अगेन हम देख रहे हैं ये पोटेंशियल सिमेट्रिक है। आप सीधे फिगर से देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 एन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन इससे ओवरलैप करता है तो ये इवन पोटेंशियल है। तो ये हमें रिजल्ट पता है वन डायमेंशन में, इफ द पोटेंशियल इज इवन, तो नॉन डिजनरेट उसके लिए एटलीस्ट लेवल्स के लिए द वेव फंक्शन इज इधर इवन और ऑड। तो ये हम अगेन रिजल्ट में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ आएंगी। बेसिकली वेल क्या है, वेल को मैं अभी ऐसे कहूँगा, फिर मैं आगे हम इसे और डिस्क्राइब करेंगे। वेल बेसिकली पार्टिकल या अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को ट्रैप करने का एक सिस्टम है। और मैं एक क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे कई बार यूज़ कर सकता हूँ। क्लासिकली आप सोचिए, आपके पास एक कोई मार्बल है, कोई कंचा है या कोई बॉल है, लेकिन फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वो इस तरह की सरफेस पे रोल कर रहा है, ओके। अगेन मतलब ये, और फिर अचानक कहीं पे से ढलान आती है और फिर चढ़ाई आती है और फिर से ये। अब इसे आप लेकिन 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम में समझें। आप ये सोचिए, हम केवल पार्टिकल का मोशन ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग स्टडी करना चाह रहे हैं। ये जो चढ़ाई और ढलान वाला पार्ट है, ये केवल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करने के लिए है, क्योंकि अगर पूरा ग्राउंड एक समान होगा तो सब जगह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एक जैसी होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सके, उसके लिए ये किया है। अदरवाइज अगर आप एक्चुअली देखें तो ये मोशन 2 डायमेंशनल है। इस डायमेंशन में मोशन करेगा, इसमें मोशन करेगा, ये आएगा, अगर आपने यहाँ पीछे से रोल किया है, यूँ आएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ राइज करेगा, वट। और मैंने इस वेल और इस वेल की, इसे भी हम वेल कहेंगे, ये भी एक तरह का पोटेंशियल वेल है, लेकिन इस वेल और इस वेल की शेप अलग है। लेकिन स्टिल जनरल कंक्लूजन के ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अचानक आप सोचिए, अगर मैं बात करता बॉल आई और वो एक रेक्टेंगुलर उसमें जा रही है, तो उसके पाथ को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। आप क्लासिकली सोचना, यहाँ पे एज मिलेगा वहाँ पे से, तो अचानक आगे लुढ़क जाएगी। तो इसलिए मैंने इस तरह का पाथ लिया। आप चाहे तो इनको और स्मूथ सोच सकते हैं, ओके। ये पार्ट जहाँ पे ये पार्टिकल ने अचानक से अपना पाथ चेंज करना है बॉल ने, वो ज़्यादा कर्व्ड है। लेकिन कुल मिला के वेल के क्वालिटेटिव फीचर्स के लिए मैं इस क्लासिकल वाला एग्जांपल स्टार्ट करूँगा। बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, तो से आपने बहुत ज़ोर से फेंका उसे, तो वो आएगी, वेल के अंदर ट्रैवल करेगी ये, और फिर बाहर निकल जाएगी, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। लेकिन आप सोचिए, वेल के अंदर ही है किसी टाइप बॉल आपके पास, और यहाँ आपने बॉल को हल्की वेलोसिटी से फेंका, इस पॉइंट से फेंकने की जरूरत भी नहीं है, आप उसे जस्ट ड्रॉप कर दीजिए, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो गिरेगी ये, और एनर्जी लूज़ नहीं कर रही, तो इस साइड उसी हाइट तक राइज करेगी और फिर उसकी वहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस लौटेगा ये। तो वो इस तरह का यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं बाउंड स्टेट। क्लासिकली आप इसे बाउंड स्टेट समझिए, आगे ये थोड़ा और क्लियर होगा कि क्वांटम में बाउंड का क्या सेंस है। पर बाउंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो बॉल की एनर्जी कम है तो वो इस वेल से बाहर नहीं निकल सकती, वो इसी रीजन में ट्रैप्ड है। थोड़ा और एनर्जी देंगे, माना यहाँ से ड्रॉप किया या यहाँ से आपने उसे किक किया, तो वो ये जाएगी और यहाँ से थोड़ा ऊपर तक राइज करेगी, और फिर लेकिन माना आपने उसे कहीं से बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम से दे दी, तो क्या होगा, ये इस चढ़ाई पे चढ़ेगी, ग्रेजुअली अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ करेगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, लेकिन वेल के टॉप तक आते आते भी उस पर कुछ काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी। अगर आप उस पर सफिशिएंट एनर्जी थी पहले, तो उस पोटेंशियल एनर्जी से एक बार वो वेल से बाहर आ गई, और उसके बाद तो उसको कहीं पे भी एनर्जी लूज़ नहीं करनी है, काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं करनी है पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए, तो वो लगातार इस डायरेक्शन में चलती रहेगी। और अगर ये आगे प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, तो वो पार्टिकल हम कहते हैं स्केप कर गया। तो ये बाउंड और अनबाउंड का अंतर है। बाउंड मतलब बंधा हुआ है, अगर एनर्जी कम है तो वो इस रीजन या इसके छोटे रीजन के अंदर ही बंधा रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो वो आप बल्कि ऐसा सोचिए, पीछे से वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से आ रहा है, पीछे से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत भी नहीं है, पीछे से किसी एनर्जी से आया, यहाँ ट्रैवर्स की बॉल, जैसे जैसे यहाँ इस वेल में जाएगा, एनर्जी और ज़्यादा गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा गेन करेगा एट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर इस चढ़ाई को चढ़ते हुए उसकी रिवर्स प्रोसेस होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा और उसी लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे आ गया, पर वो पीछे से थोड़ा सी काइनेटिक एनर्जी अपने पास पहले से लेके आ रहा था, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी उस पर फिर से यहाँ रहेगी। तो ये पार्टिकल बाउंड नहीं हो पाया, इस पोटेंशियल ने इसको नहीं, लेकिन जिस पार्टिकल की एनर्जी कम थी वो बाउंड हो जाएगा। तो कीपिंग दिस क्लासिकल आइडिया इन माइंड,
ये तो हाँ, ये हमारा पोटेंशियल वेल है, बट अब की बार हम इसे क्वांटम मैकेनिक्स में देख रहे हैं। ओके, वेल के पैरामीटर्स हमारे 3 हैं। प्रॉब्लम को अगर बोलें, प्रॉब्लम में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, एक ए हाफ विड्थ ऑफ द वेल, आप अलग अलग वेल्स लें पोटेंशियल वेल तो उनकी विड्थ अलग अलग हो सकती है। हाइट ऑफ द वेल, आप छोटे वेल की बात भी कर सकते हैं, छोटे का मतलब जिसकी हाइट कम है, पोटेंशियल का जो बैरियर है वो कम हाइट का है। ओके, और आप ऐसे वेल की बात भी कर सकते हैं जिसकी डेप्थ धीरे धीरे ज़्यादा है, V0 की वैल्यू ज़्यादा। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है, आपने जो पार्टिकल रखा है उसका मास भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। श्रोडिंगर इक्वेशन में ध्यान कीजिए, -h×2m, पार्टिकल का मास इक्वेशन में पहले से ही रहता है। तो ये 3 पैरामीटर्स हम कहते हैं हमारे वेल के पैरामीटर्स या वेल की प्रॉब्लम के पैरामीटर्स हैं। वेल के पैरामीटर्स तो केवल V0 और A है, लेकिन मैं कई बार सिंपली कहूँगा V0, A और M हमारे वेल के पैरामीटर्स हैं। M एक्चुअली पार्टिकल का मास है। बट अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। ये रही आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन 1 डायमेंशन की। के स्क्वायर में ऐसे पहले से ही डिफाइन कर रहा हूँ, 2m/h² E - Vx को हम के स्क्वायर विच इज़ नॉर्मली अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। अगेन, अच्छा, जिस तरह के सॉल्यूशंस हम यहाँ सीख कर रहे हैं, हम केवल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं। बाउंड स्टेट सॉल्यूशन का मतलब होगा, ये आगे जाके थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको बाउंड स्टेट का क्यों ये सेंस बन रहा है। तो अगर हमारी जो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो 0 से तो ज़्यादा हो, 0 से तो ज़्यादा एनर्जी होनी पड़ेगी, ये मिनिमम है, लेकिन V0 से कम हो, जो जिसे हम कहते हैं टॉप ऑफ द वेल, टॉप वाली एनर्जी से कम है। तो आप सोच सकते हैं, इस फिगर में मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट समवेयर ओवर हेयर या समवेयर ओवर हेयर या समवेयर ओवर हेयर या समवेयर ओवर हेयर, ये एनर्जीज पॉसिबल हैं। 0 तक हो सकती है मिनिमम, 0 पॉइंट एनर्जी के कारण 0 वाली एनर्जी भी परमिटेड नहीं होगी, लेकिन 0 से ज़्यादा, लेकिन V0 से कम। ओके, और क्लासिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया, वही सेंस है कि अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इस हाइट से ज़्यादा के बराबर की एनर्जी है, तो तब तो वो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा, पर एनर्जी अगर कम है तो वो ट्रैप्ड रहेगा। तो वही बाउंड स्टेट का सेंस है यहाँ पे। ओके, तो अब सॉल्यूशन का तरीका, 3 अलग अलग रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप तीनों अलग अलग रीजन के लिए लिखिए। तीनों अलग अलग रीजन्स में पोटेंशियल अलग अलग इक्वल है। यहाँ सब जगह V0 है फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में 0, थर्ड रीजन में अगेन V0। आप इनफाइनाइट पोटेंशियल से इसको कंपेयर करें तो जो डिफरेंस आ रहा है, अब की बार फर्स्ट और थर्ड रीजन में भी हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं। वहाँ हमने डायरेक्टली कहा था वहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो वेव फंक्शन वुड वैनिश, उसको हम यहाँ आगे जस्टिफाई भी कर पाएंगे। बट अभी मैंने तीनों रीजन्स के लिए इक्वेशन लिखी, फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन psi1, दूसरे का psi2, तीसरे का psi3, और तीनों रीजन के के अलग होंगे क्योंकि के वी की लोकल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट रीजन में वी की वैल्यू है V0, तो वहाँ का के जिसे हमने के फर्स्ट लिखा है, के फर्स्ट 2m/h² E, लेकिन उसमें से V0 सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड रीजन में v की वैल्यू 0 है तो E - 0 ये, और थर्ड रीजन का K3 फिर से उतना ही है जितना K1 के बराबर है, K1 स्क्वायर के बराबर। तो K1 और K3 स्क्वायर, यहाँ तो अभी मैंने 3 अलग इक्वेशन लिखी, लेकिन K1 स्क्वायर और K3 स्क्वायर एक्चुअली क्या है, बराबर है। ओके, अच्छा, इनफैक्ट जो मेरा K2 स्क्वायर है जो कि 2m/h² इस समय, ये एक्जैक्टली जो हमारा इन्फाइनाइट वेल वाले केस का के स्क्वायर के बराबर है। तो मैं K2 को अब से सिंपली K लिखूंगा, ये पिछले वाले केस का ही K है, तो सिंपली, ठीक है, ऑफ लास्ट केस। और अगेन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, m पॉजिटिव, h क्रॉस पॉजिटिव, E हम कह रहे हैं हमारा 0 से ज़्यादा होना है, तो ये के स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, एट दी मोस्ट 0 हो सकती है, लेकिन वो केस भी हमारा ट्रिवियल केस हो जाएगा, सो दैट वुड बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, लेकिन अब आप K1 स्क्वायर और K3 स्क्वायर को देखें, दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू है 2m/h² E - V0। लेकिन जो सॉल्यूशंस हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिनको सीख करना चाह रहे हैं, वो ऐसे हैं जिनके लिए एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, वो बैरियर की हाइट से कम है, E इज़ लेस देन V0। तो E लेस देन V0 को आप ग्राफिकली सबसे आराम से समझ सकते हैं, V0 ये हाइट है और E ये कहीं ये है शायद, या और यहाँ होगी, या और यहाँ, लेकिन इस V0 से ऊपर नहीं है, तो E V0 से नीचे है, तो E - V0 का जो फैक्टर है वो एक्चुअली नेगेटिव है, तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। तो K1 स्क्वायर और K3 स्क्वायर जिस तरह से हमारे इक्वेशन में आते हैं वो क्या है, नेगेटिव। अब वैसे नेगेटिव के साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज़ बेटर टू वर्क विद पॉजिटिव क्वांटिटीज़। मैं थोड़ा सी यहाँ पे एक वो लूँगा साइड में, आपको थोड़ा सी एक वो बता रहा हूँ, आप में से कईयों को ही पता होगा, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू रिपीट। माना ओमेगा स्क्वायर आपका कोई वेरिएबल है जो कि पॉजिटिव है। ओके, आपको ये इक्वेशन मिलती है कहीं पे y डबल डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। आप कहते हैं अरे ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन है, और आप सॉल्यूशन लिख देते हैं, या तो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, या साइन एंड कॉस, किसी भी फॉर्म में आप एक्सप्रेस करें, एक ही बात है। ओके, लेकिन से आपको इक्वेशन मिली ऐसी, ओमेगा स्क्वायर वही आपका ग्रेटर देन 0 वाला है, लेकिन आपको इक्वेशन में एक माइनस साइन मिला। मैं इस इक्वेशन को कहूँगा रॉन्ग साइन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही इक्वेशन है, लेकिन बस साइन इसमें गलत है, प्लस होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ माइनस है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, डायरेक्टली आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आप अभी के लिए सीधे ये कोट कर सकते हैं। अगर रॉन्ग साइन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन होती है तो सॉल्यूशंस एक्सपोनेंशियल तो बनते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल ना होके रियल एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, मतलब उसमें आइटा का फैक्टर नहीं आता है। ओके, और अगर आप उन्हें इनके काउंटर पार्ट के रूप में देखें, अगर
हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन होती है तो सॉल्यूशंस को आप हार्मोनिक फंक्शन साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे करस्पॉन्डिंग फंक्शंस आते हैं वो कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक, द हाइपरबोलिक फंक्शंस इमर्ज ओवर हियर। तो ये जस्ट एक रिजल्ट है। ओके अच्छा, अगर आप थोड़ा बारीकी से देखें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आपको ये वैसे आना भी चाहिए, नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करके 8-10 लाइन में निकाल सकते हैं। ये और ये अलग नहीं है। किस सेंस में अलग नहीं है? माना आपको ये इक्वेशन मिली, आप इस इक्वेशन को डेलिबरेटली ऐसा लिख सकते हैं, आप यहाँ माइनस साइन को आइटा स्क्वायर लिख के इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस आइटा ओमेगा का होल स्क्वायर टाइम्स वाई इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, प्लस साइन है तो आप कहेंगे अरे ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन है। हाँ, बस ओमेगा की जगह कितना है? आइटा ओमेगा। तो आप उन्हीं सॉल्यूशंस को यहाँ रखिए, इसी वाले सॉल्यूशन को इस्तेमाल करो, पर अब ओमेगा की जगह रखो आइटा ओमेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल से रियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या आप साइन और कॉस को यूज़ कर रहे थे तो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक। बट मैं इस अप्रोच, इस इक्वेशन को सीधे इस तरीके से सॉल्व करना चाहूँगा बजाय इस तरीके के। मैं उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन की तरह इंटरप्रेट करूँगा ही नहीं, मैं पॉजिटिव क्वांटिटीज़ के साथ ही वर्क करना चाहूँगा। पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ वर्क करने का एडवांटेज ये होता है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, आपको आइटा का ध्यान नहीं रखना है, कहीं पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन ले रहे हैं तो वो ध्यान नहीं रखना है कि अरे ये तो इमेजिनरी क्वांटिटी था। सो इट इज़ बेटर। जरूरी नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मतलब मैं यहीं इक्वेशन पे लौटूं, मैं अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि K1 और K3 स्क्वायर मेरे नेगेटिव हैं तो मैंने इनको खुद लिख दिया माइनस ऑफ सम क्वांटिटी कॉल्ड कापा स्क्वायर। दिस सिंबल इज कॉल्ड कापा। ओके ये कापा है, ग्रीक सिंबल है। हो सकता है मैं कई बार जल्दीबाजी में इसे कैपिटल के जैसा दिखे, बट दिस सिंबल इज एक्चुअली कापा। अगर आपको ये दिक्कत हो रही है आप कोई भी और सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली मैंने किया क्या, K1 स्क्वायर और K3 स्क्वायर जो कांस्टेंट थे और वो मुझे पता लग रहा है हमारे बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस के लिए वो नेगेटिव हैं, तो मैंने उन्हें रख दिया नेगेटिव ऑफ सम क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये सम क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव। तो नाउ ऑनवर्ड्स मैं केवल कापा स्क्वायर के टर्म में डील करूंगा। K2 स्क्वायर को तो मैं K स्क्वायर लिख चुका हूँ, और K1 स्क्वायर और K3 स्क्वायर को मैं लिखूंगा माइनस कापा स्क्वायर। सो इक्वेशंस को मैं रीराइट करूँ अगर, तो वो यहाँ लिखी हुई है। पहले इक्वेशंस को देख लेते हैं। साई वन डबल डैश, लेकिन K1 स्क्वायर की जगह माइनस कापा स्क्वायर, दिस साई वन इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन में K2 को मैंने सिंपली K लिख दिया, और थर्ड इक्वेशन भी बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन की तरह है, बस वहाँ वेव फंक्शन का नाम साई 3 है। तो ये तीनों रीजन की मेरी इक्वेशन ये रही। K स्क्वायर क्या क्या डिफाइन किया है, जिसको K2 कहा था यहाँ पे 2me/h क्रॉस स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 पहले से ही था। और कापा स्क्वायर किसको कहा है? कापा स्क्वायर इस क्वांटिटी के नेगेटिव को कहा है, तो E माइनस V0 की जगह V0 माइनस E कापा स्क्वायर, और V0 E से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्वांटिटी अब जो हैं K स्क्वायर और कापा स्क्वायर ये पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो मैं इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट को K कहूँगा। K वुड बी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2me/h क्रॉस स्क्वायर, एंड कापा वुड बी द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2m/h क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस E। ओके, सो अब मेरी इक्वेशंस को मैंने इस फॉर्म में रीराइट कर दिया। K और कापा की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। सॉल्यूशंस देखें, साई वन माइनस दिस, कापा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, K स्क्वायर भी, कापा स्क्वायर कांस्टेंट। हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन, नो नॉट सॉरी, रॉन्ग साइन हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन। रॉन्ग साइन वाली हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन होती है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, या तो इस ये या ये। तो मैं यहाँ पे रियल एक्सपोनेंशियल्स को यूज़ करूँगा, तो द सॉल्यूशन बिकम्स a कापा x प्लस b माइनस कापा x। ओके, अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, आप इनमें से इंडिविजुअली एक एक सॉल्यूशन को यहाँ साई की जगह सब्स्टिट्यूट करो, साई वन की जगह, आप देखेंगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड रीजन की इक्वेशन, ये तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली ही है, और एक्जैक्टली जो हमारी इनफाइनाइट वेल में थी वही इक्वेशन है। तो उसके सॉल्यूशंस, सम कांस्टेंट c, यहाँ मैंने कांस्टेंट्स a भी लिए, अगले वाले में एक कांस्टेंट c एक d, c sin kx प्लस d cos kx। अगली इक्वेशन फिर फर्स्ट वाले की तरह है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन e कापा x और e माइनस कापा x होंगे, अलॉन्ग विद सम कोफिशिएंट्स। अब a b c d, लेकिन मैंने यहाँ पे e यूज़ नहीं किया क्योंकि e हमने एनर्जी के लिए रिजर्व कर रखा है, तो अगले कांस्टेंट का नाम f एंड g। तो हमारे पास 6 कांस्टेंट्स हैं a b c d f g, तो अब हमें इन्हें ही डिटरमिन करना है। ओके अच्छा, लेकिन अभी ये जो सॉल्यूशंस हैं ये तो ना ऑड है ना इवन है। जो हमने शुरू में जनरल डिस्कशन किया, भाई पोटेंशियल तो इवन अभी भी है फाइनाइट भी केस में भी, तो वेव फंक्शंस होने चाहिए, सॉल्यूशंस जो होने चाहिए या तो इवन या ऑड। लेकिन अभी ये जो सॉल्यूशन है ये मैथमेटिकली आपको इक्वेशन ऑब्टेन करके मिले हैं, अभी इनको फिजिकल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस, उनको सेटिस्फाई करना है। तो अभी हमारे पास 6 कॉन्स्टेंट्स हैं। अब वो बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है, यहाँ पे जो बेसिक बाउंड्री कंडीशंस हैं साई पे और साई डैश पे, साई वन की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 3 रीजन्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक इस रीजन के लिए एक सॉल्यूशन है, इस रीजन के लिए एक सॉल्यूशन है, इस रीजन के लिए एक सॉल्यूशन है। बाउंड्री पे ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से मैच करना चाहिए। ये बाउंड्री है x इक्वल टू माइनस ए पे, तो x इक्वल टू माइनस ए पे साई वन की वैल्यू,
x इक्वल टू माइनस ए पे साई टू की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। ये इस बाउंड्री पे, लेफ्ट बाउंड्री पे वेव फंक्शन की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से मैच होनी चाहिए। ओके, जैसा इन्फाइनाइट वेल में हमने किया था। हाँ, वो अलग बात है, इन्फाइनाइट वेल में साई वन 0 था, बट यहाँ पे साई वन भी इस प्रकार का फंक्शन है। ओके, सिमिलरली जो दूसरी बाउंड्री है, राइट बाउंड्री, वहाँ पे साई टू की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए मैच करनी चाहिए साई थ्री की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। ये साई की कंटिन्यूटी की कंडीशंस हैं। और साई के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी की कंडीशन, अब इनफाइनाइट वेल में हमने साई डैश की कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई नहीं की थी। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया था, जब पोटेंशियल में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल में जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, एक तरफ का जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। ओके, एक तरफ का वेव फंक्शन 0 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे लेकिन पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी तो है, इस पॉइंट्स के बाद अचानक पोटेंशियल चेंज होता है, V0 बढ़ता है या घटता है एंड सो ऑन, लेकिन वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट है, केवल V0 है, लार्ज हो सकती है बट फाइनाइट। तो जब डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है तो आपको वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये साई डैश की कंटिन्यूटी, साई वन डैश का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू साई टू डैश का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, एंड सिमिलरली साई टू डैश का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू प्लस ए मस्ट मैच विद द डेरिवेटिव ऑफ साई थ्री डैश एट एक्स इक्वल टू प्लस ए। ओके, अभी इस पार्ट को आप भूल जाइए, ये मैंने थोड़ा सी जल्दीबाजी में कर दिया था, इसको भी भूल जाइए, ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, बट ये हम कंडीशंस इंपोज करेंगे। इनफैक्ट मैंने नेक्स्ट पेज पे इन कंडीशंस को फिर से लिखा है, बट उससे पहले जाने से पहले बस यहीं पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, बाउंड्री कंडीशंस केवल ये नहीं है, बाउंड्री कंडीशंस इसके अलावा एक और भी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन होती है कि जब हम बाउंड्री ऑफ अपने उस पे जाएं स्पेस के, वन डायमेंशनल केस में बाउंड्री ऑफ स्पेस मतलब x गोइंग टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, थ्री डायमेंशनल केस में x के लिए भी ये कंडीशन, y के लिए भी, z के लिए भी, बट वन डायमेंशनल केस में बाउंड्री ऑफ स्पेस का मतलब ये है, जब हम अपनी बाउंड्री ऑफ स्पेस पे पहुंचे हैं तो वेव फंक्शन मस्ट गो टू 0। प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज करने के कारण हमने ये कहा था कि ऐसा होना जरूरी है। तो अब अगर आप इस वेव फंक्शन को देखें, मैं इन कंडीशंस को भी बाद में अप्लाई करूंगा, ये वाली कंडीशंस, कंटिन्यूटी ऑफ साई एंड कंटिन्यूटी ऑफ साई डैश। उससे पहले जरा आप इस फंक्शन को देखिए, ए टू द पावर कापा एक्स बी टू द पावर, बल्कि उससे पहले साई थ्री को देखते हैं, इसको मैं अलग से आपको थोड़ा दिखाता हूँ। साई थ्री हमारा ये है, मैथमेटिकली मुझे जो अभी तक साई थ्री मिला है दैट इज एफ ई टू द पावर कापा एक्स प्लस जी ई टू द पावर माइनस कापा एक्स। ये साई थ्री हमारा ये वाला रीजन है, थर्ड ये वाला रीजन ये है जो x इक्वल टू प्लस ए से लेकर x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अब ये कंडीशन जो है ये वाली विच अपियर्स ऑन दिस पेज कि वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी, वेरी सिंपली प्लस एंड माइनस दोनों इन्फिनिटी, तो ये वाला सॉल्यूशन यहाँ चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी, लेकिन इन्फिनिटी पे जरा इसका बिहेवियर चेक कर लें क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके इट बेटर बी 0। ओके, तो इन्फिनिटी पे आप ये ध्यान रखें, कापा हमने डिफाइन किया है पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो कापा पॉजिटिव है, तो कापा इज सम पॉजिटिव नंबर। एक्स की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी रखें, पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी ई टू द पावर इन्फिनिटी डाइवर्जेंट। ये जो थर्ड जो हमने सॉल्यूशन अभी तक लिखा है साई थ्री, उसमें ये वाला पार्ट इन्फिनिटी पे जाके डाइवर्ज हो रहा है। इस वाले पार्ट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, के पॉजिटिव है, एक्स ए से आगे धीरे धीरे प्लस पॉजिटिव साइड में लगातार बढ़ रहा है, तो नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन ये साइन नेगेटिव है। ओवरऑल आप ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी गोज टू 0 बिकम्स 0। ओके, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए ई टू द पावर माइनस के एक्स गोज टू 0 एज एक्स गोज टूवर्ड्स इन्फिनिटी, प्रॉपर वे ये है। बट मतलब ये पार्ट प्रॉपर है, ये डाइवर्ज नहीं करेगा, लेकिन ये वाला पार्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। तो मुझे ये सॉल्यूशन में नहीं चाहिए, नहीं हो सकता ये सॉल्यूशन में, तो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन में ये नहीं हो सकता है। उसको इंश्योर करने का तरीका है दिस कांस्टेंट एफ मस्ट बी इक्वल टू 0। सिंपल आर्ग्यूमेंट, इसने इस सिंपल से आर्ग्यूमेंट ने मुझे ये बता दिया एफ कितना होना चाहिए, 0। तो थर्ड रीजन का सॉल्यूशन मेरा अब केवल इतना रह गया, जी टू द पावर माइनस कापा एक्स। इनफैक्ट ये आपको सीधे ग्राफ से भी होना चाहिए, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, 0 पे वैल्यू 1 होती है और फिर ग्रो करता है ग्रो करता है ग्रो करता है और पॉजिटिव साइड में ग्रो ही करता रहता है, इन्फिनिटी तक जाते आते वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वेव फंक्शन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तब टोटल एरिया अंडर द कर्व इन्फिनिटी वगैरह वगैरह वगैरह, दोज आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन x इक्वल टू 0 पे वो भी 1 होता है और जैसे जैसे आगे बढ़े ये कम 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 और धीरे धीरे टच तो ये इस लाइन को एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे करेगा एसिम्प्टोटिकली, लेकिन इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है, तो दिस इज प्रॉपर दिस इज इम्प्रॉपर। तो उसको एश्योर करने का तरीका है थर्ड वाले वेव फंक्शन में हम f को कितना रख दें, 0 द कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट आपने निकाल दिया है, हमारे पास 6 कांस्टेंट्स थे A B C D F G, तो ये जो f की वैल्यू है
ये फिक्स हो गई है। ओके अच्छा, सिमिलर कंडीशन आप फर्स्ट रीजन में अप्लाई करें, या मैं अब यहीं पे आता हूँ, मैं अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर दे रहा हूँ। ये थर्ड में मैंने एफ को 0 का मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दे दिया, तो मेरा सॉल्यूशन थर्ड रीजन में केवल ही है। अब आप यही आर्ग्यूमेंट फर्स्ट रीजन में अप्लाई करें। आप ब्लाइंडली से अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे अरे ये एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग पार्ट है और ये डिकेइंग, तो ग्रोइंग नहीं हो सकता ये, पर एक्चुअली फर्स्ट रीजन में कहानी अलग है। फर्स्ट रीजन जो है वहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -∞ से लेकर -a तक है। अगर आप इधर से बढ़ना शुरू करें तो ये लगातार नेगेटिव नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव हो रहा है। तो x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, x खुद नेगेटिव है, कापा पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये एक्सपोनेंशियल का जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव है। तो ये तो वेल बिहेव्ड है, लेकिन इस समय डाइवर्जेंट ये वाला है। तो केवल साइन से आप वो मत कीजिए कि ये प्लस वाला है और माइनस वाला, हमेशा वही डाइवर्जेंट होगा। x की वैल्यू पे भी वो डिपेंड करेगा। तो x एज गोज टू -∞, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म। तो प्रॉब्लमेटिक टर्म से बचने का तरीका, उसके करस्पॉन्डिंग का जो कोफिशिएंट है, टेक दैट टू बी 0, b = 0। तो यहाँ f गया और यहाँ b गया। सिंपल एक बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करके हमने 2 कांस्टेंट से निजात पा ली। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 4 कांस्टेंट्स। इनफैक्ट इस चीज़ को भी आप ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये मैंने केवल x = पॉजिटिव रीजन में e⁻x और e⁻⁻x के ग्राफ बनाए थे। अगर आप इन्हें नेगेटिव रीजन में कंटिन्यू करें तो ये वाला ग्राफ जो है नेगेटिव रीजन में ये, और ये वाला ग्राफ पॉजिटिव रीजन में ये। इनफैक्ट जो यहाँ नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में बिहेवियर है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में। ये यहाँ तो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है अगर आप x = +∞ की तरफ जा रहे हैं, पर x = -∞ की तरफ ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। और ये जो यहाँ डिके होता हुआ लग रहा था इस साइड में, यहाँ ये जैसे जैसे आप नेगेटिव वैल्यू में जाएंगे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो वही रीज़न है, एक जगह वो प्लस साइन वाला गया, एक जगह माइनस वाला। सो बी केयरफुल अबाउट इट। बट आफ्टर दैट मेरे को पता लग गया मेरा वेव फंक्शन जो है इसमें से b वाला पार्ट गायब हो गया, तो ψ1 इतना है, ψ2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी, ψ3 में से भी एक कांस्टेंट f गायब हो गया, केवल ये। ओके अब बाउंड्री कंडीशंस वो वाली कि साई की कंटिन्यूटी और साई डैश की कंटिन्यूटी वाली कंडीशंस को निकालने के लिए मुझे डेरिवेटिव की जरूरत भी है, तो मैंने इनका डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। ψ1 को डेरिवेटिव का मतलब है इस समय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, a पे कोई फर्क नहीं, एक्सपोनेंशियल पे कोई फर्क नहीं, एक्स्ट्रा कापा नीचे लैंड करेगा। दूसरे डिफरेंशिएशन में ये वहाँ पे भी किया था इनफाइनाइट वेल में, c साइन का कॉस और k का फैक्टर बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन और k का फैक्टर फिर से बाहर कॉमन ले रखा है। और थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो g और एक्सपोनेंशियल रीजनरेट होंगे और माइनस कापा नीचे लैंड कर जाएगा। ओके तो ये तो अच्छा, तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए, लेकिन अभी भी ये हमारे कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं है, अभी वो कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करना है बाकी है, साई की और साई डैश की। तो सीधे सीधे आई लीव दिस एज अ टास्क, आप साई और साई डैश की कंटिन्यूटी कंडीशंस ओबे कराएं। साई की कंटिन्यूटी एट x = -a, साई की कंटिन्यूटी एट x = +a, साई डैश की कंटिन्यूटी एट x = -a, साई डैश की कंटिन्यूटी एट x = +a। आप वो x को वैल्यू रख के देखें, आपको ये 4 इक्वेशंस मिलेंगी। ओके अब आगे बढ़ने के, इससे आगे बढ़ने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं इस मेथड को प्रीफर करता हूँ, कोई और ट्रीटमेंट आप देखें तो आपको अलग मिल सकता है, वो सब एक इक्विवेलेंट रिजल्ट देंगे, बट आई फाइंड दिस वन ईजी। ओके यहाँ से रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सिमिलरली इन दो इक्वेशंस को भी एक बार ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो उससे होता क्या है, लेट्स ट्राई टू सी। आप इन्हें ऐड करें, e⁻ हमेशा है तो वो कॉमन आ गया a+g, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a-g। लेफ्ट हैंड साइड इस प्रकार का बनेगा ऐड और सब्ट्रैक्शन में, और राइट हैंड साइड जब आप ऐड करेंगे ये वाला पार्ट c कोफिशिएंट वाला पार्ट कैंसिल, ट्वाइस d cos k, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d वाला पार्ट कैंसिल और माइनस माइनस मिला के -2c sin k। ओके तो हुआ क्या, बेसिकली इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेट करके मैंने c या d के लिए एक्सप्रेशन निकाला है बेसिकली। ओके इन टर्म्स ऑफ a+g एंड a-g। सिमिलर चीज आप यहां करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन पहले मैं ऐड, क्योंकि मुझे a+g का ही फैक्टर चाहिए, मुझे मेरा एडिशन से मतलब है, मुझे a+g कॉम्बिनेशन बनाना है। a और g का साइन पहले ही नेगेटिव है, तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट अगर करूं तो यहाँ कापा कॉमन, e⁻k कापा a कॉमन, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a -g मिला के a+g, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे cos k वाला पार्ट कैंसिल, तो k टाइम्स 2d sin k ये आ गया। और सिमिलरली आप सीधे सीधे इनको ऐड कर दें, सीधे सीधे ऐड करेंगे तो a-g का फैक्टर मिलेगा, कापा e⁻ a, और रेलिवेंट फैक्टर जो बचेगा k कॉमन 2c cos k। सो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बेसिकली हुआ क्या, c और d में एक c और d, और इधर a+g a-g या a+g a-b, ये इक्वेशंस काफ़ी हद तक एक जैसी हैं। एक जैसी मतलब
अगर आप a प्लस जी को एक वेरिएबल रखें, ये मैं सब्स्टिट्यूशन कर भी सकता था पर उसकी जरूरत नहीं है आगे, इसलिए जरूरी नहीं है, पर आप केवल माइंड में सोचिए अगर a प्लस जी एक अपने आप में एक वेरिएबल हो, ओके, तो इन a प्लस जी आ रहा है इस इक्वेशन में, इसमें भी a प्लस जी आ रहा है और इसमें d आ रहा है, इसमें d आ रहा है, दो वेरिएबल्स, केवल आप इन ऊपर की दो इक्वेशंस को एक पेयर समझिए, इसको और इसको, a प्लस जी और d और a प्लस जी और d में एक इक्वेशन, और ऐसे ही ये a माइनस जी और c में एक इक्वेशन और a माइनस जी और c में एक इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं c और d और a प्लस जी और a माइनस जी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, और एक बार a प्लस जी और a माइनस जी आ गए तो फिर a और g भी निकल आएंगे। तो कुछ इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। अब मैंने यहाँ पे इन इक्वेशंस को एक्चुअली नंबर किया है, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मुझे 4 इक्वेशंस मिली। मैं नॉर्मली इक्वेशंस को पीछे तक नंबर नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली किया है। इस इक्वेशन को नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। अब मैंने क्या किया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से अगर मैं डिवाइड करूँ, 3/1 मैंने इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, तो क्या मिलेगा, आप थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड को इससे डिवाइड करोगे, a प्लस जी ई टू द पावर माइनस के, ए प्लस जी ई टू द पावर माइनस कापा, कैंसिल्स, ऊपर बचेगा कापा। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में आप डिवाइड करेंगे, 2d कैंसिल, साइन के अपॉन कॉस के इज tan के, और एक k का फैक्टर भी है राइट हैंड साइड में, k tan के। और सिमिलरली आप 4/2 करेंगे तो अब की बार आपका अगेन ये कापा का फैक्टर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एक माइनस साइन बचेगा, और इस समय कॉस अपॉन साइन विच गिव्स यू कॉट के, ओके। तो आपको इक्वेशन 1 और 3/1 आपने किया तो आपको ये रिलेशन मिला, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 5 कह रहा हूँ, और आपने 4/2 किया तो आपको इक्वेशन नंबर मिली 6, ओके। अब इन इक्वेशंस में देखिए, इन इक्वेशन में कोई भी वो हमारा जो कॉन्स्टेंट्स थे, अननोन कॉन्स्टेंट्स, एक भी कॉन्स्टेंट नहीं है। इन इक्वेशन में क्या है, के और कापा, के और कापा भी अननोन है। के और कापा को हम एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस किया है हमने, एनर्जी खुद अननोन है, तो के और कापा को मैं ऐसा कहूँगा, के और कापा में एनर्जी की इन्फॉर्मेशन है। तो लेकिन ये इस रिलेशन में वो ए बी सी डी जो भी थे कुछ खत्म हो गए थे, जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो कहीं भी नहीं है, ना इसमें है ना इसमें। तो ये इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर सकें, ये एनर्जी में ही इक्वेशन है। बाकी इसमें जो वेरिएबल्स हैं अगर आप देखें, ई है, के और कापा दोनों में ई आता है, उनमें से किसी एक की डेफिनेशन में V0 भी आता है, ए बी इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, और M, के और कापा की डेफिनेशन में M भी आता है। तो V0, A और M, तो जब आपको प्रॉब्लम दी गई होगी, पोटेंशियल वेल बताया गया होगा, ये पोटेंशियल वेल है, इतना गहरा है, इतनी विड्थ है, इस मास का पार्टिकल है, ये प्रॉब्लम से वेल के पैरामीटर्स आपको पता होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके या इन दोनों को सॉल्व करके होपफुली आप शायद एनर्जी निकाल सकें। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये इक्वेशन 5 और 6 जो मेरे पास आई हैं कंडीशंस या इक्वेशंस, ये इनकम्पैटिबल हैं। इनकम्पैटिबल का मतलब ये दोनों एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकती हैं। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कापा इंटू कापा आपको मिलेगा कापा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे, tan के और कॉट के एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, के इंटू के स्क्वायर, लेकिन एक माइनस साइन है। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। याद कीजिए जिस तरह से हमने कापा स्क्वायर और के स्क्वायर को डिफाइन किया है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। एट द मोस्ट नीचे आते आते जीरो हो सकती हैं, बट नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो क्या ये कंडीशन कैसे होल्ड करेगी, ये प्लस क्वांटिटी और एक माइनस साइन आपको मिल रहा है और प्लस क्वांटिटी, ये कैसे हो सकता है। और k इक्वल टू 0 और कापा इक्वल टू 0 वाला केस अनइंटरेस्टिंग है, उसको आप चेक कर सकते हैं दिस। तो इसीलिए मैंने कहा ये दोनों कंडीशंस इनकम्पैटिबल हैं, एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। अगर ये ट्रू है तो ये नहीं हो सकती, और ये ट्रू है तो ये, एक म्यान में दो तलवार वाली बात हो रही है, ओके। तो उसका रीज़न मैंने यहाँ लिखा है, कापा स्क्वायर भी 0 से ज़्यादा है, के स्क्वायर भी 0 से ज़्यादा है, तो ये बराबर नहीं हो सकता। एक्सेप्ट आप एक ट्रिवियल केस बना लें कि के भी 0 हो और कापा भी 0 हो, तब तो माइनस साइन का फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर के और कापा दोनों 0 हों तो आप इनकी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। उसका मतलब होगा ई भी 0 है और V0 भी 0 है। आपका वेल है ही नहीं, वेल की हाइट 0 है, मतलब वेल की दीवारें 0 हाइट की है, मतलब वेल है ही नहीं, और एनर्जी का आंसर भी क्या बन रहा है 0। तो वो कोई इंटरेस्टिंग केस नहीं है। तो अदरवाइज इंटरेस्टिंग केस के लिए अगर हम सॉल्यूशन सब देख रहे हैं तो ये कंडीशंस इनकम्पैटिबल है, एक साथ ट्रू नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करते हैं, अब हमारा यहाँ से फिर 2 क्लास ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, या तो ये कंडीशन सही होगी या ये कंडीशन सही होगी। ये कंडीशंस एक साथ सही नहीं हो सकती, लेकिन हमारा पीछे का एनालिसिस सही है, मैथमेटिक्स हमने सही की है, तो ये कंडीशन जहाँ से निकली हैं सही होनी चाहिए। तो मैं इन्हें अभी 2 क्लास में बांट सकता हूँ, आगे आप देखेंगे हाँ ऐसा होगा। तो एक साइड मैंने इस लाइन के लिखा के tan के इक्वल टू कापा, ये वाली कंडीशन, जब ये वाली कंडीशन सही है तब का एनालिसिस। और अगर ये वाली कंडीशन सही है, के कॉट के इक्वल टू माइनस कापा, माइनस को मैं यहाँ ले गया, ये दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकती। लेकिन अब फिर सवाल वही आता है
चलो माने हम ये मान रहे हैं, माना इक्वेशन नंबर 5 करेक्ट है, तो क्या मतलब इसका मतलब 6 वाली इनकरेक्ट थी। 6 वाली इनकरेक्ट होने का मतलब क्या है, 6 हमने ऑब्टेन की थी 4 और 2 से, तो क्या 4 और 2 गलत हैं? 4 और 2 गलत नहीं है भाई, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके यही मिलना था, मैथमेटिक्स में कहीं गड़बड़ नहीं हुई है। तो 5 सही है, इसका मतलब 6 नहीं मिलनी चाहिए थी। आप ऐसे सोचिए, 6 तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर 5 है तो 6 उस समय एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो 6 आप सोचेंगे 6 तो 4 और 2 से आई है, और 4 और 2 तो एग्जिस्ट करते हैं, तो 6 भी एग्जिस्ट करते हैं, बट नॉट सो फास्ट। 6 हमने बनाई कैसे थी, 4 को 2 से डिवाइड करके, डिवाइड अच्छा डिवीज़न, क्या 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं साहब, ये डिवीज़न में प्रॉब्लम थी। 2 और 4 तो अपने आप में सही इक्वेशंस थी, लेकिन इस समय जिस समय 5 सही है, उस समय 2 और 4 इक्वेशंस एक्चुअली उसका कंटेंट था 0 बराबर 0 और 0 बराबर 0। 1 और 3 इक्वेशन को हम कुछ नहीं कह रहे, 1 और 3 तो ये इन्फॉर्मेशन उस समय सही लेके आए। 2 और 4 भी अपने लेवल पे तो ये इन्फॉर्मेशन सही लेके आए कि 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 सही है भाई, इक्वालिटी होल्ड करिए। लेकिन उसके बाद जो आपने ये डिवाइड करने की कोशिश की, उससे ये कंडीशन आई, ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं था। तो इसका मीनिंग है, जब ये कंडीशन होल्ड करेगी 5 जो कि 1 और 3 से आ रही है, उस समय 2 और 4 वाली इक्वेशंस के दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0। तो दोनों के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 0 होने का तरीका क्या है, आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर c बराबर 0 और a माइनस जी जो है वो 0 हो जाए, तो c बराबर 0 a माइनस 0 0 इक्वल टू 0, c बराबर 0 a माइनस जी 0 प्लस 2 और 4 तो इक्वेशन सही हैं, पर उनसे उस समय मैं 6 कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता हूं। तो एकमात्र कंक्लूजन कौन सा बचा, फिफ्थ वाला कंक्लूजन यूज़ करना है। तो साथ में इस्तेमाल करो c बराबर 0 और a माइनस 0, c 0 a माइनस 0, c 0 a माइनस 0। ये 2 और 4 सही हैं, डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, डन। सिमिलरली अगर आप 6th वाली इक्वेशन को सही मानते हैं, इसको ये ट्रू है मानते नहीं, मतलब वो वाला केस है कि जब ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है तो 6 होल्ड कर रही है, तो मतलब 5 तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी। 5 नहीं मिलने का तरीका अगेन 1 और 3 से बनाई है, तो 1 और 3 तो सही हैं, तो फिर ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं था। ये डिवीज़न कब पॉसिबल नहीं होगा, जब d इक्वल टू 0 एंड a प्लस जी इक्वल टू 0, क्योंकि d 0 a प्लस जी 0 में 1 और 3 का कंटेंट 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं था। तो दिस इज़ द वे वी स्केप आउट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ से आर्ग्यू करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप डिटरमिनेंट बना के और वो करके कर सकते हैं, बट आई लाइक दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये जो दो कंडीशंस हैं, अगर 5th वाली इक्वेशन होल्ड करती है तो उसके साथ में कांस्टेंट्स का बिहेवियर ये होना चाहिए, c खुद 0 होना चाहिए और a माइनस जी भी 0। और अगर 6th वाली होल्ड करती है तो a प्लस जी 0 होना चाहिए और साथ में d होना चाहिए 0। ओके, तो अब फिर से अपने सॉल्यूशंस पे लौटते हैं। ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, ये तो हम कंडीशंस अप्लाई करके देख रहे थे क्या मिल रहा था। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो कांस्टेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो ये कांस्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ अगर हम रिटर्न करें हमारे सॉल्यूशंस में, साई वन पे कोई फ़र्क नहीं, मैं उसको वैसे का वैसे ही रख रहा हूँ। साई 2 में आप देखिए, यहाँ c और d दो थे, लेकिन c बराबर 0 लेना पड़ेगा। इस कंडीशन के साथ c बराबर 0 आपको लेना ही पड़ेगा, तो c आपने 0 कर दिया, तो साई 2 केवल कितना बचा, d cos kx। ये पूरा का पूरा यहाँ कैप्चर हो रहा है एक साथ। ओके, और साथ में a माइनस जी बराबर भी 0 है, इसका मतलब g की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। ये जो थर्ड रीजन का हमारा कोफिशिएंट था g, इसकी जगह भी आप a रह सकते हैं, तो a e माइनस कापा x। सिमिलरली अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो कांस्टेंट्स का रिलेशन ये है, तो आप पहले d इक्वल टू 0 अगर हम रखें इसी सॉल्यूशन में d इक्वल टू 0, तो कॉस वाला पार्ट खत्म होगा, बचेगा आपका सेकंड वाला सॉल्यूशन बचेगा c साइन के x, सेकंड रीजन का सॉल्यूशन c साइन के x। फर्स्ट वाले के कांस्टेंट को मत छेड़ो, g की वैल्यू इस फर्स्ट कंडीशन से बनेगी g इक्वल टू माइनस ए, तो वो आप इस सॉल्यूशन में पुट करें तो ये माइनस ए। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये अगेन इवन एंड ऑड सॉल्यूशंस हैं। कैसे, कॉस इवन होता है, x की जगह माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप x की जगह माइनस एक्स इस थर्ड रीजन के सॉल्यूशन में रखें तो फर्स्ट वाला बनता है, और फर्स्ट वाले में x की जगह माइनस एक्स रखें तो थर्ड वाला। सिंपली मिरर रिफ्लेक्शन आप देखें, इस फंक्शन का मिरर रिफ्लेक्शन ये बनेगा, इसका ये, सिंपली। जबकि यहाँ कहानी उल्टी है, साइन में x की जगह माइनस एक्स रखें तो ओवरऑल एक माइनस साइन आता है। फर्स्ट और थर्ड रीजन के वेव फंक्शंस में अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखें, एक्सपोनेंशियल पार्ट तो एक दूसरे में चेंज हो जाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस साइन रहता है, ऑड सॉल्यूशन। तो इसीलिए अगेन ये जो दो क्लास में बटे थे, ये दो क्लासेस कौन सी है, दिस इज द इवन क्लास ऑफ सॉल्यूशंस एंड दिस इज द ऑड क्लास ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमने
इस लेक्चर के शुरू में भी आर्ग्यू किया, फाइनाइट वेल भी है तभी भी वे पोटेंशियल इवन है, तो वेव फंक्शंस जो होने चाहिए, सॉल्यूशंस जो होने चाहिए ईदर इवन और ऑड, तो वो मिल रहा है। इनफाइनाइट वेल में भी ऐसे ही मिला था। इनफैक्ट अगर आप ये बाहर के रीजन के सॉल्यूशंस को थोड़ा देर के लिए भूल जाएं, बाहर मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन, तो बीच के रीजन का सॉल्यूशन या तो कॉस या साइन उसी तरह का है। ओके, लेकिन पिछले केस में साई 1 और साई 3 जीरो थे, इस समय वो क्या है, नॉन जीरो। ये नॉन जीरो इंपॉर्टेंट होगा, ये वेव फंक्शन लीकेज के करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, बट लेट्स प्रोसीड। तो इवन और ऑड, अच्छा, और मैंने फिर से ये कंडीशंस को रीराइट किया, लिखने की जरूरत नहीं थी, पर ये जो कांस्टेंट्स के मुझे आपस में रिलेशन मिले कि सी जीरो होगा और ए बराबर जी, या डी जीरो होगा और ए बराबर माइनस जी, उसको अगेन मेरी बाउंड्री कंडीशंस निकली थी, इनमें मैंने पुट किया तो मुझे इक्वेशंस मिलेगी। मैं उनको रीड भी नहीं कर रहा हूँ, सम रिलेशंस। लेकिन ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये रिलेशंस एक्चुअली ए और डी में ये दो अलग अलग इक्वेशन नहीं है, आप इसे ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इन दो को यूज करके हम ये कंडीशन पे पहुंच चुके हैं। आप ये सोचिए ये कंडीशन है और साथ में से इनमें से कोई एक इक्वेशन, दो एक, और सिमिलरली अगर ये इक्वेशन है तो साथ में इनमें से एक कंडीशन। तो अब आप देखिए आपके पास अननोन कितने हैं, या तो ए और डी अननोन है इस केस में, या इस केस में कौन अननोन है, ए और सी। लेकिन इन दोनों में आपको एक रिलेशन मिल रहा है, ए डी में एक रिलेशन है, तो इफेक्टिवली अननोन कितना है, केवल एक बचा है। ओके, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एनर्जी की वैल्यू निकाल देंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एनर्जी यहाँ से आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं इस केस में भी आप देखें, आप कहें दो कांस्टेंट है, लेकिन उन कांस्टेंट्स में एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इफेक्टिवली अननोन केवल कितना है, एक। उसी तरह से इस केस का जो हमारा अननोन है ए या सी की अगर एक पता लग जाए तो दूसरा इस इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली अननोन अब इस लेवल पे आके केवल कितना बचा है, एक। शुरू में 6 थे, 2 यहाँ पे खत्म हो गए थे, वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी। बाकी जो बचे बाउंड्री कंडीशंस के बाद, चाहे इवन केस हो चाहे ऑड केस हो, आप पे लास्ट में एक कांस्टेंट बच रहा है। तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसे कैसे फिक्स करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें इस्तेमाल करनी है, बाद में करेंगे। इनफैक्ट हम उसे एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा करेंगे भी नहीं, बट नॉर्मलाइजेशन जब हम करेंगे वेव फंक्शन का तो वो वाला भी पता लग जाएगा। सो सारे के सारे कांस्टेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट्स को डिटरमिन नहीं करेंगे, किया जा सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट कैन बी डन। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा था, माना एक बार हमने एनर्जी निकाल दी, वो इन इक्वेशंस की मदद से निकलेगी। कैसी होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा था। फिर उसके बाद ए का डी से रिलेशन होगा या ए का सी से रिलेशन होगा, तो इफेक्टिवली एक अननोन कांस्टेंट बचा है और वो नॉर्मलाइजेशन से आप फिक्स कर सकते हैं। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे वेव फंक्शंस के प्लॉट किए हैं, बाकी लास्ट में, सेकंड लेक्चर के लास्ट में इसे हम और डिटेल में करेंगे। बट अगर आप इस वेव फंक्शन को प्लॉट करें, कॉस को, सिंपलेस्ट कॉस फंक्शन आप इनफाइनाइट वेल के से कंपेयर करते हुए प्लॉट कीजिए। इनफाइनाइट वेल का सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट एक कोसाइन फंक्शन टाइप का होता है, लेकिन वो एंड पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। लेकिन अब की बार बाहर भी हमारे पास वेव फंक्शन है, फर्स्ट और थर्ड रीजन में वेव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किस नेचर का है? थर्ड वाले को देखो, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, और इफेक्टिवली आप देखें फर्स्ट वाला भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। मैंने आपको आर्ग्यूमेंट दिया था फर्स्ट रीजन में एक्स खुद नेगेटिव है, तो ये भी एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है। तो आप देखिए ये सॉल्यूशन कैसा है, अंदर ये कॉस जैसा, लेकिन बाउंड्री पे जाके जीरो नहीं हो रहा है, अभी उसने अपनी कुछ वैल्यू रिटेन की है। और बाउंड्री से बाहर ये जो फंक्शन है ये कॉस नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो ये है साई 1 ये, और फिर साई 2 ये कॉस वाला, और साई 3 फिर से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। और अगर आप ऑड वाले एक सॉल्यूशन की बात करें, ऑड वाले में जो सबसे पहला सॉल्यूशन मिलता है, सबसे पहला मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाला होता है पहला ऑड, वो एक साइन वेव टाइप की होता है, कुछ इस प्रकार की, इनफाइनाइट वेल में। यहाँ पे साइन जैसा फंक्शन तो बना, लेकिन वो बाउंड्री पॉइंट पे आके जीरो नहीं हुआ, ये अंदर तो साइन है, ये साइन, लेकिन उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिके यहाँ कर रहा है और ये एक्सपोनेंशियली डिके यहाँ कर रहा है। ओके, बाद में हम और प्लॉट्स देखेंगे। तो ये, बट ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अच्छा बाहर के रीजन में सॉल्यूशंस एक्सपोनेंशियली डिके करेंगे और अंदर ये। इनफैक्ट ये एक जनरल फीचर है, ई और V0 का जो रिलेशन है, ई लेस देन V0 या ई ग्रेटर देन V0, ये जो हमारा सेकंड रीजन है, यहाँ हमारी ई लेस देन पोटेंशियल है, ई ग्रेटर देन पोटेंशियल है। सेकंड रीजन में एनर्जी तो पार्टिकल की कांस्टेंट होगी सब जगह बराबर, लेकिन फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जीरो है, तो हमारी एनर्जी हमने कहा है जीरो से ज़्यादा है, तो ई ग्रेटर देन V। जबकि फर्स्ट और थर्ड रीजन में E इज़ लेस देन V, फर्स्ट और थर्ड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू है V0, और हमने अगेन कहा है E हमारी V0 से कम है। तो फर्स्ट और थर्ड रीजन ऐसे रीजन्स हैं जहाँ टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। सेकंड रीजन ऐसा है जहाँ E V से ज़्यादा है। तो एक जनरल फीचर है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के उसका, इस रीजन में E ग्रेटर देन V रीजन में आपके सॉल्यूशन साइन या कॉस टाइप के होंगे या इमेजनरी एक्सपोनेंशियल, और अगर E लेस देन V है तो वहाँ सॉल्यूशंस
एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नेचर के होंगे। दीज आर सम जनरल फीचर्स। इसका आगे हम और वो देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो E लेस देन वी वाले रीजन में तो पार्टिकल जा ही नहीं सकता है, इसको हम कहते हैं क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन। इसको हम बाद में, मैं आपको सेकंड लेक्चर में इसको और डिटेल में बात करूंगा, क्लासिकली इनएक्सेसिबल रीजन और वेव फंक्शन लीकेज की। बट दीज आर सम रिप्रेजेंटेटिव प्लॉट्स की एक्चुअली हो क्या रहा है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस फिगर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस फिगर में आप देखें E1 वाले सॉल्यूशन में मैंने केवल एक प्लॉट किया, लेकिन बाकी E1 भी अगर आप प्लॉट करें, दोनों साइड जो ये एक्सपोनेंशियल डिके वाला पार्ट है, दोनों साइड ये एक्सपोनेंशियल डिके है, लेकिन ये ग्राफ, ये कर्व एक्स एक्सिस के एक ही साइड को है। एक ही साइड को क्यों है? क्योंकि दोनों में एक कांस्टेंट की वैल्यू a आई थी, जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी उसने g को प्लस a के बराबर किया था। तो यहां भी a और यहां भी a, डिके वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर के कारण कर रहा है। लेकिन इस वाले केस में, ऑड वाले केस में g की वैल्यू बनी थी -a। तो आपके फाइनल सॉल्यूशन में एक तरफ अगर कांस्टेंट a है तो दूसरी तरफ वो फैक्टर एक्चुअली -a था। एक तरफ a तो दूसरी तरफ -a, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन से जीरो की ओर टेंड हो रहे हैं। है तो एक्सपोनेंशियल डिके, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू से और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू से। तो दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी सीन इन ईच इवन एंड ऑड सॉल्यूशन। ये तो मैंने एक एक रिप्रेजेंटेटिव प्लॉट किया है, आप इससे अगला वाला इवन प्लॉट कीजिए, वहाँ दोनों साइड आपको एक पॉजिटिव साइड से डिके दिखेगा। यहाँ प्लॉट करेंगे एक साइड पॉजिटिव साइड से तो एक साइड नेगेटिव साइड से। सो दीज फीचर्स आर ऑल्सो ओवर हियर। ओके, अच्छा एक और फीचर बहुत सिंपली देख लेते हैं। अगर मैं वेल को इनफाइनाइट बना दूँ, क्योंकि हम इनफाइनाइट वेल सॉल्व कर चुके हैं, तो वेव फंक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? वेव, अभी हमने केवल वेव फंक्शन सॉल्यूशन निकाला है, एनर्जी मैंने अभी टच भी नहीं की है, उसको नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। बट अगर मैं वेल की डेप्थ को इन्फिनिटी करूँ, इन्फिनिटी करने का मतलब क्या है? वेल की डेप्थ को V0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप करें तो कापा की डेफिनेशन देखिए, कापा इज √2m/h² V0 - E। V0 जैसे जैसे इन्फिनिटी को जाएगा तो मतलब कापा भी टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूल लिया है, कापा इन्फिनिटी हो रहा है। अब कापा अगर इन्फिनिटी हो जाए, अगेन पहले साई थर्ड को देखो, चाहे इसको देखो चाहे इसको, चाहे इवन का चाहे ऑड का, एक्स पॉजिटिव है, थर्ड रीजन में एक्स पॉजिटिव है, कापा बढ़ रहा है और धीरे धीरे प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियल है माइनस इन्फिनिटी का, e⁻∞ ओके। और x को आप बहुत लार्ज वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, आप x = a ही रख लो चाहे तो, जस्ट जहां से थर्ड रीजन शुरू हो रहा है x = a, लेकिन कापा खुद प्लस इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये फैक्टर e⁻∞ मतलब 0। x = a वेल की बाउंड्री पे ही ये वाला और ये वाला वेव फंक्शन खत्म हो चुका है। ये जो आप इसे ऐसे सोचिए, जैसे जैसे हम वेल की हाइट बढ़ा रहे हैं, V0 आप बढ़ाएंगे, कापा बढ़ेगा। कापा बढ़ने का मतलब है डिके का रेट है इंक्रीज कर रहा है। ये डिके का रेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है? ये भी एक्सपोनेंशियल डिके है, लेकिन ये उससे फास्टर डिके है और ये उससे भी फास्टर डिके है, समथिंग लाइक दिस। अभी एसिम्पटोट्स नहीं बने, बट ये डिके, कापा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी, कापा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ी। कापा की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वेल की हाइट बढ़ा के। लेकिन कापा टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में डिके ये हो गया, ये यहीं पे खत्म हो गया वेव फंक्शन, ये एक एब्रप्टली 0 हो गया। ओके, डिके मतलब वो 0 से ही स्टार्ट करेगा। एब्रप्टली डिके का मतलब क्या है? वो स्टार्ट ही 0 से करेगा। तो हुआ क्या? अंदर का वेव फंक्शन इन वाले केसेस में, फाइनाइट वेल में तो अंदर का वेव फंक्शन ऐसा आया और फिर इसके साथ मैच हो गया। बट इनफाइनाइट केस में अंदर का वेव फंक्शन आएगा और बाउंड्री तक आते आते खुद ही 0 हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री के बाहर का वेव फंक्शन कितना है? 0। और सिमिलर आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्ली फर्स्ट रीजन में आप अप्लाई करें, वहाँ x की वैल्यू खुद नेगेटिव है, कापा पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, तो वो भी क्या हो रहा है? इमीडिएटली सप्रेस। तो ये उस आर्ग्यूमेंट, ये मैंने आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया क्योंकि इनफाइनाइट वेल में मैंने सीधे कोट कर गया था कि जहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी होता है वहाँ वेव फंक्शन वैनिश हो जाता है। उसको आप यहाँ से बेटर आर्ग्यू कर सकते हैं। आप ऐसे सोचिए, फाइनाइट वेल से हमने निकाला इस लिमिट को लेके, तो आप देख सकते हैं दिस। तो अगर वो लिमिट्स आप रख दें, ये और ये 0 हो गया और साई 2 बचा d cos kx। वो 3 पार्ट के सॉल्यूशन मैंने इस समय ऐसे लिखे हैं, 0 0 d cos kx, और यहाँ भी ये 0 c sin kx, 0 0 c sin kx। यही तो हमारे इनफाइनाइट वेल के वेव फंक्शन के सॉल्यूशंस थे। तो फाइनाइट वेल से हम इनफाइनाइट वेल के वेव फंक्शंस के रिजल्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्टेंट्स का नाम हो सकता है वहाँ अलग लिया हो, उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, वहाँ a b या वट एवर रहा हो, बट दिस। सो लेट्स स्टॉप हेयर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की। ओके, सो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी।